काफ़ी सारे अभी एआई टूल्स भी आ गए हैं लाइक क्रिएशन जर्नी में, जो मैं भी काफ़ी यूज़ करता फॉर समराइजिंग पॉडकास्ट एंड ऑल। तो नोटबुक एलएम करके मैं यूज़ कर रहा था, आई डोंट नो इफ यू यूज दैट। I have never used it, but I've heard of it. Yeah, so Google का notebook LM and I really liked, so I just inserted my YouTube videos link, podcast का link, and मैंने उनको बोला कि ये मुझे टाइम स्टैम्प्स बता दो Yeah. ये वीडियो के। इट गेव मी द टाइम स्टैम्प्स एकदम मिनट टू मिनट वाइज। देन आई जस्ट आस्क्ड इट कि ओके कैन यू जस्ट टेल मी द टाइम व्हेन आई रिएक्टेड विद अ वाव और आई रिएक्टेड विद अ सरप्राइज सो दैट आई कैन पुट इट इन अ रील। Yeah. सो इट गिव मी ऑल द टाइम स्टैम्प्स व्हेनेवर आई वाज Wow. सरप्राइज्ड एंड आई वाज लाइक वाओ दिस इज सो इनसेन। That is so एंड awesome. आई वाज लाइक ही लाइक द टूल इज जस्ट गेटिंग टू नो ईच एंड एवरीथिंग कि कब मैंने रिएक्शन कैसे दिया, कौन से रील वायरल हो सकते हैं, कौन से ये। सो एआई इज लाइक पिकिंग अप रियली No, वेल। it's a fascinating thought itself, कुशल, कि कितने सारे जो हमने अभी बातें करी, those will be replaced by AI in the coming years. And no, it's a interesting question to ask, which is why the onus and the effort to keep exploring is a lot more. क्योंकि आप नहीं assume कर सकते कि आपकी नौकरी रहने वाली है. इनफैक्ट बहुत सारी नौकरियां जाने वाली हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि नौकरियां ही चली जाएंगी. बहुत सारी नौकरियां जाएंगी और बहुत सारी नौकरियां बनेंगी. सो द सेम वे दैट द वर्ल्ड कीप्स इवॉल्विंग, आपको भी इवॉल्व करना पड़ेगा, एंड द ओनली वे टू डू दैट इज एक्सप्लोरिंग. So I feel that people who know AI will replace people who don't know AI is my thought process. I might be wrong, but इसमें आप कौन से ऐसे टॉप 3 AI tools यूज करते हो आपके कंटेंट क्रिएशन जर्नी में? और We use, I personally use Claude, Perplexity, and ChatGPT with the latest release, and these three are my main go-to AI tools. What do I use AI for? मैं सबसे ज़्यादा AI अपने कंटेंट को एलिवेट या इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ करता हूँ. तो I'll give you a good example. A big mistake that people are making is using AI for creation. जब आप AI को क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं, you sound like everybody else. क्योंकि AI आपके लिए नहीं बोल रहा है, वो जो भी कुछ सीखता है उसके हिसाब से बोल रहा है. तो वो सीखा तो सेम ही लेवल पे है, हर एक इंसान के लिए पर्सनलाइज तो नहीं था. सो इफ़ यू आस्क AI कि हे राइट मी अ स्क्रिप्ट और सेंड क्रिएट एन ईमेल ब्ला 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 सेइंग दिस, आप उसको जितने भी प्रॉम्प्ट दे देंगे थोड़ा ही पर्सनलाइज कर पाएगा, बट इट विल साउंड लाइक इट. व्हाट आई डू इज आई राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट. आई विल ऑलवेज, एंड आई लाइक राइटिंग अ लॉट, सो इसलिए इट कम्स ईजी टू मी एज वेल. तो मैं ईमेल लिखूंगा, स्क्रिप्ट भी लिख लूंगा, कोई कॉन्सेप्ट भी लिख लूंगा, एंड देन आई विल आस्क AI to react to it. तो the example I wanted to share was, हमने हाल ही में एक जॉब रोल के लिए इंटरव्यू करना शुरू किया था, and I think we finalized on some 3 candidates, of which we picked 1. But frankly, the 2 that we didn't pick, we didn't have a reason to reject them. The only reason is, as a hiring philosophy that I've maintained for nearly 10 plus years, I will never hire in doubt. अगर मुझे थोड़ा सा भी शक है, मैं नहीं हायर करूंगा उस इंसान को. मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है कि वो शक क्या है. शक है तो है. सो इट्स वेरी हार्ड देन टू सेंड अ रिजेक्शन ईमेल, क्योंकि आप क्या बोलेंगे उनको, एंड it's so crass to say, no, it's not about you, because this sounds like this bad breakup that you go through. It's like, no, it's not about you, but it's about us, or whatever the case is. So what I will do is I will always write, say, a rejection email that I feel is honest to myself and hopefully to them. And then I will say, hey, ChatGPT, assume that you are that person and you get this email. Tell me what are the 3 emotions that will run through you. wow. And I don't want them to feel discouraged. I don't want them to feel threatened. I don't want them to feel hurt. I'm okay if they feel sad, because they should feel sad. I'm okay if they feel disappointed. It's okay. But I don't want them to feel कि यार I'm not good enough, that यार कभी नहीं हो पाएगा मुझसे ज़िंदगी में, वगैरह वगैरह. So I will ask GPT to interpret the emotions that my email is generating and to fix it if that's an emotion I don't want them to feel. That's an example of how I use AI. Same thing for our content as well. हमारे content में हम बहुत बहुत ज़्यादा focus करते हैं कि we don't polarize, we don't create fear, and we don't do anything which is short term or trending. I don't create content that is trending. मेरा content अगर 1 साल बाद भी publish होगा, the goal is कि वो उस समय पे भी वैसे ही perform करना चाहिए जैसे वो आज कर रहा है. हाँ, हम टाइटल में 2025 डाल देंगे,
लेकिन कॉन्सेप्चुअली वो 2020 में भी चलता है और 2030 में भी चलेगा. So we use AI to say that is this in any way triggering? Is this in any way polarizing? Can it create any burn in people that we don't want them to feel? And AI will then help us in interpret कि नहीं ये वाला सेक्शन था जहाँ आप ज़बरदस्ती सनसनी बना रहे हो, या ये वाला सेक्शन था जिसमें आप ज़बरदस्ती कुछ बोल रहे हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए, whatever the case may be. So it becomes like a really nice bouncing board. That's what I use for. And Perplexity is largely for deep search. So I love it. And DeepSeek के integration के बाद वो और भी अच्छा हो गया. तो it's really thorough when it comes to researching for that content that we would want to speak about. Can you give an example? I don't follow the budget. Not because I'm not interested, but I just feel कि countries के जो budgets होते हैं ना वो बहुत tactical वाले होते हैं, but largely the budget has been decided even 2 to 3 years back by the actions that the government has already taken. अभी तो सिर्फ एक ripple effect है जिसको वो शायद fix करने की कोशिश करेंगे या communicate करने की कोशिश करेंगे. So whenever the budget comes through, I use AI to interpret the budget. And then there are some areas जैसे अभी वो 12 लाख वाला आ गया तो लोगों में confusion, क्या ये rebate है या क्या ये एक्चुअली में एलिजिबिलिटी है या नहीं है, क्या 12,10,000 वाले को पूरा पैसा देना पड़ेगा या मार्जिनल रिलीफ करके आएगा कि नहीं आएगा, कितने तक डिडक्शन होगा, अभी सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है और ना ही मैं फॉलो कर रहा था. तो आई विल यूज समथिंग लाइक अ परप्लेक्सिटी टू टेल मी कि अगर मुझे बजट पे, मैं बनाऊंगा नहीं बजट पे वीडियो, लेकिन अगर मुझे बजट पे वीडियो बनाना हो specifically for say income tax या let's say, what are the things that I should keep in mind where I don't go wrong, what are the things that have changed from the previous years, how does the new and the old regime get into play, blah blah blah, because there's so many nuances. Just I figured this morning ki NPS can also be applied to the new regime and your deductions can, your zero tax can go up to 13.4 lakhs. That's my understanding right now. अगर आपका employer NPS allow करता है तो that's something I didn't know, and my understanding was कि 12.75 पे आप टैक्स फ्री हैं, लेकिन उसके बाद से टैक्स शुरू हो जाएगा, लेकिन अब शायद 13.4 तक हो सकता है अगर आप एनपीएस डालेंगे. तो यही अगर मुझे और समझना होगा, अगर मुझे उस पर जनरली कंटेंट बनाना है या अपने आप को उस पर अवेयर बनाना है, आई विल यूज समथिंग लाइक अ परप्लेक्सिटी. एंड क्लॉड किसके लिए यूज करते हो? क्लॉड इज, आई रियली लाइक क्लॉड फॉर इट्स राइटिंग एबिलिटी. सो आई यूज जीपीटी फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन and for its reasoning. I use Perplexity for its deep search and I use Claude for its writing, क्योंकि Claude को मैंने बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया है to write like me. तो अगर मुझे अपने ही कंटेंट को इम्प्रोवाइज करना होता है या एलिवेट करना होता है, Claude in my experience does a far better job because it somehow understood me a lot better than the other two. So it's also able to follow your writing style as well, कि आपका tone style. मैं ना उसको बहुत फीडबैक देता हूँ. तो मैं almost for a period of 2 months, I sat down with Claude every day for about 5 minutes, training it like I would train somebody like a ghostwriter for my book. कि ये मेरा blog post है, या actually this is the training I used to do. मैं कोई एक random online article पकड़ता था, उसको बोलता था कि इसको आप मेरे तरीके से लिखो, और फिर मैं उसको फीडबैक देता था जैसे मैं ghostwriter को दूंगा. कि आई विल नॉट राइट लाइक दिस, मैं ये शब्द ही नहीं यूज़ करता हूँ, मैं इतने लंबे सेंटेंसेस यूज़ ही नहीं करता हूँ, मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करता हूँ, मैं लाइन ब्रेक्स बहुत डालता हूँ, मैं बहुत रिलेटेबल भाषा यूज़ करता हूँ, मैं बहुत मुश्किल शब्द नहीं यूज़ करता हूँ, वगैरह वगैरह. तो यू कीप ट्रेनिंग इट, इट होपफुली कीप्स लर्निंग, एंड एटलीस्ट राइट नाउ इट सीम्स लाइक इट्स लर्निंग रियली वेल. बाकी बहुत सारे AI तो अब सर्विस लेयर पे हैं, प्रोडक्ट लेयर पे नहीं है. आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट AI इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ सर्विस. Just like the internet is not a product, it's a service. We use it to access products and services. So we will use AI, and AI will get seamlessly embedded in our life. It will be seamlessly embedded in our phone. We will not have a iOS. We will have a blank screen which will be customized and will react depending on what we want it to do for that particular context, completely driven by AI. The same thing will be for our watch. The same thing will be for our cars. The same thing will be for our gadgets. Everything will become a function of embedded software. The only difference is the software is not centralized and created at one time and shipped every 2 weeks. It's seamlessly built into the infrastructure like an AI service agent.
and it just improvises as we move along. So आपने बोला AI cannot or should not be used for creation. Yes. But I was talking to Ishan the other day and he was also mentioning, he mentioned in his video also कि वो Hagen करके एक tool use करता है जहाँ पर they have to record a video for 10 to 15 minutes, एक avatar create हो जाएगा आपका, and then you just have to give the script to that Hagen and then the AI tool will like create a proper reel या तो proper video and then you just give it to the editor and then 80% of the reel will be B-rolls. Correct. And only 20% of the reel will be faces. Correct. बहुत सारे creators हैं जो AI generated reels बना रहे हैं and they are getting millions of views. I was under the hypothesis that कि AI generated reels अगर होगे तो लोग figure out कर लेंगे and authenticity lose हो सकती है. But I don't know, बहुत सारे creators reels बना रहे हैं AI generated and उनको भी millions of views मिल रहे हैं. Would you be in favor of creating these reels, especially given the fact कि ये success हो रहा है in these creators? I don't think my point of view even matters, but would I do it personally? 100% yes. Because I'm not married to me being the prime actor in the process. I'm married to the process of content creation. अब वो content creation पहले के ज़माने में ऐसे फाइट मार के होगा या कल के ज़माने में at a click of a button होगा. How does it matter? Because at the end of it, it's my thought that needs to be translated and my experiences. So I would focus any day on the content that I have to share, but not the modus operandi कि मेरा चेहरा या मेरे वो सब वगैरह वगैरह, because that's immaterial. The challenge that I face, which is just temporary right now, is I have not yet, or we have not as a team yet, come across any AI tool that does a good job of Hinglish. And हमारा content Hinglish है. हमारा content ना pure हिंदी है ना pure English है. और Hinglish में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि जितना हमने, जैसे हमारे कोर्सेज डब होते हैं, हमने बहुत सारे शायद दुनिया के सारे अवेलेबल डबिंग सॉफ्टवेयर एंड टीम्स के साथ काम किया है और बात करी है, एंड इंग्लिश नहीं हो पा रहा है. इट रिक्वायर्स मैनुअल इंटरवेंशन, और मैनुअल इंटरवेंशन से फिर उसका कॉस्ट और टाइम दोनों बढ़ जाता है. इट ऑलमोस्ट बिकम्स नॉट ऑफ कोर्स द सेम एज समबडी सिटिंग एंड ट्रांसलेटरिंग इट, लिटरेटिंग इट, बट क्लोज टू इट. एंड स्टेप फंक्शन है, मतलब अगर आपको यही कोर्स अरबिक में करना है और स्पेनिश में करना है, आपको 2 बार ही करना पड़ेगा. देयर इज नो लेवरेज ऑफ टेक्नोलॉजी एज सच दैट हैज कम थ्रू राइट नाउ. दैट इज व्हाट आई बिलीव इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. शायद 1-2 साल में आ ही जाएगा, बट वंस दैट हैपेंस we're 100% moving there. YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.